हेलो फ्रेंड्स, अद्विक क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने शुक्ल जी की पूरी पुस्तक को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के एक एक प्रकरण को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये जो नोट्स मैं बना रही हूँ, ये मेनली एक पुस्तक है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है। मैं उससे ही बना रही हूँ मेनली, लेकिन चूंकि मैं दूसरी कुछ और बुक्स के भी कुछ लाइनों को इसमें ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बुक का नाम नहीं दे रही हूँ। शुक्ल जी की बुक का नाम मैंने दिया था क्योंकि कहीं बाहर से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, लेकिन इसमें मैं बाहर से भी कुछ लाइनों को ऐड करूँगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे इस बुक में ना सही लगे, किसी और में सही लगे हैं, तो मैंने वहाँ से भी आगे लिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वैसे फ्रेंड्स, ये बुक बहुत अच्छी है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है। बहुत अच्छी बुक है, भाषा भी बहुत सरल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप उसको ले लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है काव्य का स्वरूप। ठीक है, अतीत के गर्भ से ही वर्तमान का जन्म हुआ है, इसलिए कुछ प्राचीन आचार्यों द्वारा निर्धारित काव्य लक्षणों को सामने रखकर काव्य के स्वरूप को समझेंगे। ठीक है, देखिए, शब्दार्थों सहितो काव्यम। फ्रेंड्स, जो मैं पढ़ रही हूँ आप उसको ध्यान दीजिएगा, लिखने में यहाँ पर गलती हुई है। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम तथा द्विधा, ये भामा की पंक्ति है। एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज सारी पंक्तियां पूछी जाती हैं, तो ये सारी लाइनें महत्वपूर्ण है, ध्यान से याद करते भी हम लोग चलेंगे। अगला है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी की पंक्ति है। नेक्स्ट है काव्य शब्दोयम गुणावलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो और वर्तते, ये वामन की पंक्ति है। अगला है तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि, ये मम्मट की पंक्ति है। अगली है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की पंक्ति है। नेक्स्ट है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति है। तो ये जो कुछ विचार हैं इन लोगों के, काव्य किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर इनकी कुछ लाइनें हैं जो कि एग्जाम में रिपीट कर करके पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, सबको ये जो 6 लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे ही याद रखेंगे। अब इसको हम लोग पूरा आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए, पहला लक्षण भामा का है, उनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य है। ठीक है, अर्थात जहां रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वहां शब्द और अर्थ के सहभाव के कारण काव्य की स्थिति मान्य है। यह काव्य गद्य और पद्य दोनों प्रकार का होता है। आगे है आचार्य भामा की यह परिभाषा अत्यंत संक्षिप्त है, इससे काव्य के स्वरूप का पूरा बोध नहीं होता। शब्द और अर्थ का सहभाव तो इतिहास, पुराण और शास्त्र सभी में अपेक्षित है। अर्थ के अनुरूप शब्द और शब्द के अनुरूप अर्थ तो प्रत्येक सार्थक एवं प्रभावी अभिव्यक्ति में होता है, इससे काव्य के व्यावर्तक धर्म का बोध नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भामा का मत है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि शब्द और अर्थ का जो एक सहभाव होना चाहिए, जो कि बातचीत के दौरान भी जब इंसान कोई शब्द बोलता है तो उसके अर्थ के हिसाब से ही शब्दों को लिया जाता है, शब्द के हिसाब से ही अर्थ को लिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए तो इनका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन शब्दार्थों सहितो काव्यम जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम तथा द्विधा, जो कि भामा की पंक्ति है, तो बस ये लाइन याद रखनी है कि ये पंक्ति किसकी है, भामा की है। तो इस तरीके से बात को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य की परिभाषा दी है। ठीक है, दंडी की पुस्तक है काव्यादर्श, उसमें इन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है, इन्होंने कहा है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है। इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका यानी किसका, काव्य का शरीर मात्र है। स्पष्ट है दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है। यानी कि शब्दार्थ को काव्य का शरीर कौन मान रहा है, दंडी मान रहे हैं। ठीक है, उसकी आत्मा नहीं मानते हैं, यानी कि शब्दार्थ को काव्य की आत्मा नहीं मानते हैं। मानते भी क्यों, क्योंकि वो तो अलंकारवादी आचार्य थे। यहाँ पर देखिए, दंडी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। तो महत्व की लाइन है कि बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि दंडी जो है अलंकारवादी थे और
ऐसे फ्रेंड्स अगर देखिए तो अलंकार का जो प्रवर्तक आचार्य किसको मानते हैं, भामा को माना जाता है। तो इस वजह से भी ये बात ध्यान में रखनी है कि दंडी भी जो है वो अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को ही काव्य की आत्मा ये मानते थे। अगला है, वामन ने अपने लक्षण में शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ गुण और अलंकार और जोड़ दिया है। ठीक है, वस्तुतः वामन द्वारा निरूपित काव्य लक्षण को समझने के लिए उनके द्वारा कथित अन्य सूत्रों पर भी ध्यान देना होगा। वे कहते हैं काव्यम ग्रहाम अलंकारात। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो लाइनें बोल्ड कर करके लिखी हुई है ना, कई बार एग्जाम में सिर्फ इतनी भी दे दी जाती हैं। काव्यम ग्रहाम अलंकारात किसकी पंक्ति है? ठीक है, तो ये वामन की है, ध्यान में रखना है। आगे अलंकार के योग से काव्य ग्राह्य होता है और अलंकार सौंदर्य के आधायक तत्व को कहते हैं। आधायक तत्व अर्थात उसको बढ़ा देने वाले तत्व। अगली पंक्ति है सौंदर्यम अलंकाराः। ठीक है, तो ये भी वामन का ही कथन है। सौंदर्य का विधान दोषों के परित्याग और गुण तथा अलंकारों के उपादान से होता है। गुण और अलंकार दोनों को सौंदर्य का आधायक मानते हुए भी वामन ने गुणों को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण हैं तथा उसका अतिशय करने वाले धर्म अलंकार है। ठीक है, निजी गुण को भी बढ़ाने वाले जो धर्म है वो अलंकार है, लेकिन जो काव्य की शोभा है वो किसकी वजह से है? वो गुण की वजह से है। देखिए यहाँ पर लिखा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा तदतिशय हेत वस्तु अलंकाराः। ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य की शोभा करने वाले यानी कि काव्य को सुंदर जो बनाते हैं वो गुण कौन से? वो धर्म क्या है? वो है गुण। गुण काव्य को सुंदर बनाते हैं। तदतिशय हेत यानी कि उसके अतिशय को, तदतिशय ने उसके अतिशय को, उसको अति करने वाला, गुण को बढ़ाने वाला वस्तु क्या है? वस्तु अलंकारः, उसको बढ़ाने वाली वस्तु क्या है? वो है अलंकार। गुण को भी बढ़ा दे वो है अलंकार, ऐसा वामन का मानना है, ध्यान में रखना है। आगे है काव्य सौंदर्य वृद्धि में गुणों और अलंकारों की भूमिका ठीक वैसी ही है जैसी रमणी की सौंदर्य वृद्धि में उसके यौवन और उसके द्वारा धारण किए गए हार, कर्ण, नुपुर आदि आभूषणों की। वामन की एक विशेषता और है, उन्होंने सबसे पहले काव्य की आत्मा का प्रश्न उठाया है। ठीक है, ये प्रश्न बनाया जा सकता है सबसे पहले काव्य की आत्मा का प्रश्न किसने उठाया है, और इस तरीके के प्रश्न फ्रेंड्स ज्यादातर बनाए जाते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। ठीक है, नेट में मुश्किल है कि ऐसा प्रश्न आए, लेकिन ध्यान में रखना है। उनके अनुसार काव्य की आत्मा रीति है, रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, काव्य की जो आत्मा है वो क्या है? वो रीति है, ऐसा वामन मानते हैं। ठीक है, आगे है रीति कहते हैं विशेष प्रकार की पद रचना शैली को। ठीक है, ऐसे तो रीति क्या कहते हैं? किसी काम को करने का ढंग रीति कहलाता है, सबको पता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर काव्य की बात हो रही है तो यहाँ पर रीति किसको कहेंगे? विशेष प्रकार की पद रचना शैली को रीति कहेंगे। ठीक है, विशिष्ट पद रचना रीति, तो ये बात वामन ने कही है। ठीक है, विशेष से तात्पर्य गुणयुक्त से है, विशेषो गुणात्मा। गुण शब्द और अर्थ दोनों के धर्म हैं, इसलिए गुणों का विशेष महत्व है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति, इन्हीं गुणों के समावेश से पद रचना विशिष्ट होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हम लोगों ने गुण के जो नाम पढ़े हैं ना, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दे करके पूछा जा सकता है। 3 गुण यहाँ से दे दिया, एक कुछ अलग डाल करके पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा है जो काव्य गुण नहीं है। ठीक है, या फिर है करके। आगे देखिए, इस प्रकार अंततः ये गुण ही काव्य की आत्मा के आधार तत्व हैं। इसी निष्कर्ष पर पहुंचकर वामन ने अपने काव्य लक्षण में गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः पद का प्रयोग किया है। अब आते हैं मम्मट पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को इसी क्रम में देखना चाहिए। उनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, किंतु यह सहभाव दोष रहित, गुणयुक्त और अलंकृत होना चाहिए। देखिए बिल्कुल एक लाइन में इन्होंने काव्य का कितना सही वर्णन कर दिया है कि काव्य जो है वो दोष रहित और गुणयुक्त और अलंकृत होना चाहिए। आगे कहते हैं कि कहीं कहीं अलंकार न होने पर भी काव्य हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं अलंकार न हो तो भी काव्य मान्य है। दोष का परिहार पहली शर्त है, अर्थात काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। जैसे अंधा, लंगड़ा, काना मनुष्य सुंदर नहीं माना जाता, वैसे ही श्रुति कटुत्व, क्लिष्टत्व,
अश्लीलत्व, भ्रामत्व आदि दोषों से युक्त काव्य सुंदर नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऐसा मम्मट का मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो लाइनें लिखी हुई है ना कि अंधा, लंगड़ा, काना मनुष्य सुंदर नहीं माना जा सकता, ये सिर्फ काव्य को समझाने की दृष्टि से कहा गया है। बाकी ऊपरी जो रूप रंग है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, आंतरिक गुण होने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, गुणों का सद्भाव दूसरी शर्त है। जिस प्रकार आकार प्रकार से निर्दोष होने के साथ ही यदि मनुष्य वीरत्व, औदार्य, शील, विनय आदि गुणों से युक्त भी हो तो उसके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ जाता है। उसी प्रकार निर्दोष होने के साथ ही यदि काव्य में ओज, माधुर्य, प्रसाद आदि गुणों का भी समावेश हो तो काव्य सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है। जहाँ तक अलंकारों का प्रश्न है, वे हों तो ठीक, न हो तो भी विशेष हानि नहीं। जिस प्रकार रूप लावण्य युक्त युवती अलंकृत भी हो तो क्या कहना, उसका सौंदर्य तो सभी प्रकार से श्लाघ्य है, किंतु यदि वह हार आदि आभूषणों से सज्जित न हो तो भी उसके सहज सौंदर्य का आकर्षण कम नहीं होता। यही स्थिति काव्य की है। यदि वह निर्दोष तथा गुण अलंकार युक्त हो तो क्या कहना, किंतु यदि उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का विधान न हो तो भी उसका सहज सौंदर्य उसकी रमणीयता में कमी नहीं आने देता। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक बात बतानी थी, इन्होंने कह दिया ना कि अगर अलंकार न भी हो तो भी कोई हानि नहीं है। इसी बात पर आगे जाकर के जो जयदेव हैं उन्होंने अपने चंद्रालोक में, जयदेव की जो रचना है चंद्रालोक बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछी जाती है, उसमें इन्होंने मम्मट की आलोचना देखिए की थी। पंक्ति कही थी उन्होंने कि अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्था वनलंकृति असो न मन्यते कस्माद अनुष्ण मन लंकृति। अर्थात इसका अर्थ ये निकलता है कि जो विद्वान जो है कि अलंकार रहित रचना को भी काव्य मानने के लिए तैयार हैं, ऐसे विद्वान को चाहिए कि वे अग्नि को उष्णता रहित मान ले। ऐसा यहाँ पर जयदेव कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कभी ये पंक्ति भी दे करके पूछी जाए, तो जयदेव की है, चंद्रालोक से ली गई है, और इसमें इन्होंने मम्मट की इसी बात की आलोचना की थी कि ये क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं कि अलंकार के बिना भी काव्य को काव्य मान रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, परवर्ती आचार्यों ने मम्मट के काव्य लक्षण की आलोचना की है, किंतु उनकी आलोचना में तत्व की बात कम, स्पर्धाजन पांडित्य प्रदर्शन अधिक है। ठीक है, साहित्य दर्पणकार कविराज विश्वनाथ ने शब्द और अर्थ के सहभाव के स्थान पर वाक्य पद का प्रयोग किया है। ठीक है, और सगुणों के स्थान पर रसात्मक विशेषण का। उनके अनुसार शब्द और अर्थ के सहभाव की आवश्यकता तो सभी प्रकार की अभिव्यक्ति में होती है। कवि जो कुछ लिख दे वह काव्य नहीं हो सकता। काव्य तो तभी होगा जब वाक्य रसात्मक होगा। रस ही काव्य की आत्मा है। ठीक है, विश्वनाथ ऐसा मानते हैं, रस ही काव्य की आत्मा है। रस के अंतर्गत भाव, भावाभास, रसाभास आदि सभी का समावेश मान्य है। यदि यह कहा जाए कि सगुण कहने से सरस की सिद्धि स्वतः हो जाती है, क्योंकि गुण बिना रस के रह ही नहीं सकते, तो इस दशा में भी सरसो विशेषण उपयुक्त होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ना कि सगुण के, अगर कोई ऐसा कहता है कि मैंने सगुण कहा, इसका अर्थ ही हो गया सरस, क्योंकि जो गुण है वो बिना रस के नहीं रह सकता। अगर किसी ने ऐसा कहा तो इनका कहना ये है कि इस स्थिति में भी आपको सगुण नहीं कहना चाहिए, इस स्थिति में भी आपको सरसव कहना चाहिए, यानी कि रस के साथ सरसव। ठीक है ना, विशेषण ही उपयुक्त होगा, ऐसा ये मान रहे हैं। हर हाल में ये रस को ही महत्व दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर मात्र हैं। ठीक है, काव्य का लक्षण ऐसा होना चाहिए जो उसके स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट कर सके। जब रस काव्य की आत्मा है तो उसके लक्षण में रस का उल्लेख होना ही चाहिए, इसलिए रसात्मक वाक्य ही काव्य हो सकता है। तो ऐसा विश्वनाथ जी का मानना है। आगे देखिए, कविराज विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की आलोचना अवश्य की है, किंतु विद्वानों की दृष्टि में उनके लक्षण में आचार्य मम्मट का लक्षण समाहित है। अगले हैं पंडित राज जगन्नाथ।
पंडित राज जगन्नाथ को विश्वनाथ कविराज का काव्य लक्षण संकुचित प्रतीत हुआ। ठीक है, उन्होंने इस पर आपत्ति करते हुए, यहाँ पर आपत्ति होगा, आपत्ति करते हुए कहा कि मात्र रसात्मक वाक्य को काव्य मान लेने पर वस्तु अलंकार प्रधान काव्य को काव्य की सीमा से अलग कर देना होगा। महाकवियों ने स्थान स्थान पर जल के प्रवाह, वेग तथा गिरने और उछलने का वर्णन किया है। बंदरों और बालकों की क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। इन वर्णनों में रस की प्रत्यक्ष योजना नहीं होती, फिर भी ये वर्णन प्राचीन महाकवियों की व्यवस्था के अनुसार काव्य ही माने जाते हैं। इसलिए रसात्मक वाक्य में ही काव्यत्व मानना न्याय संगत नहीं। ठीक है, तो ऐसा पंडित राज जगन्नाथ का मानना है। ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने देखा है फ्रेंड्स, लिखा ही था कि जो स्पर्धाजन्य जो इनके अंदर पांडित्य प्रदर्शन है उसके ही चलते ये लोग ऐसा करते हैं। तो अब जो जगन्नाथ है उनको विश्वनाथ की बात सही नहीं लग रही है और वो अपनी बात रख रहे हैं। आगे देखिए, पंडित राज ने रस के स्थान पर अर्थ की रमणीयता पर विशेष बल दिया है। ठीक है, जगन्नाथ जी ने किस पर बल दिया है? इन्होंने अर्थ की रमणीयता पर विशेष बल दिया है। रमणीयता शब्द याद रख लीजिए, जो जगन्नाथ की जो पंक्ति है वो आसानी से याद रह जाएगी। ठीक है, उनके अनुसार ऐसा शब्द विधान जिससे रमणीय या चमत्कारी अर्थ का प्रतिपादन होता है काव्य है। ठीक है, आगे चलकर पंडित राज की भी आलोचना हुई। उनकी आलोचना इस बात को लेकर की गई कि अर्थ की रमणीयता को काव्य मानते हुए भी उन्होंने अर्थ को शब्द का अनुयायी मानकर अपने लक्षण में शब्दः काव्यम पर विशेष बल दिया है। ठीक है, वस्तुतः शब्द और अर्थ का संबंध शक्ति और शक्तिमान के समान नित्य है। अलौकिक चमत्कार के उत्पादन में दोनों की समान भूमिका है, इसलिए काव्य में दोनों का समान महत्व मान्य है। इसलिए पंडित राज का शब्द पर अधिक बल देना उचित नहीं है। ठीक है, ऐसा बात के लोगों ने इनकी आलोचना की। लेकिन आगे है, वस्तुतः पंडित राज अद्वैतवादी थे। देखिए ये बात ध्यान में रखनी है, जो जगन्नाथ जी हैं वो पंडित राज जगन्नाथ वो अद्वैतवादी थे। ठीक है, इसलिए शब्द ब्रह्मा पर बल देना उनके लिए उचित ही था। अर्थ के महत्व का निषेध उनका लक्ष्य कदापि नहीं था। उन्होंने अर्थ की रमणीयता पर बल देकर वस्तु वर्णन एवं अलंकार प्रधान रचनाओं को भी काव्य की सीमा में समेट लिया है। इस प्रकार उन्होंने काव्य को अपेक्षाकृत व्यापक आधार प्रदान करने की चेष्टा की है। आगे देखिए, आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की पूर्णता पर टिप्पणी करते हुए आचार्य विश्वेश्वर ने कहा है, काव्य प्रकाशकार मम्मट का तददर्शो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक परिमार्जित है। कुंतक ने जिस बात को कई कारिकाओं में कहा है, मम्मट ने इस आधी कारिका में ही उसको समाविष्ट कर दिया है। उसके साथ ही अदोषों तथा सगुणों पद जोड़कर उन्होंने काव्य लक्षण का नया दृष्टिकोण भी उपस्थित किया है, जिसका प्राचीन लक्षणों में इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। पूर्व लक्षणकारों ने काव्य के शरीर, शब्द तथा अर्थ, उसकी आत्मा, रीति, रस या ध्वनि, उसके अलंकारों की चर्चा तो अपने लक्षणों में की थी, परंतु गुण दोष की चर्चा नहीं की थी। चूंकि गुण दोष की चर्चा नहीं की थी पूर्ववर्ती आचार्यों ने, इस वजह से भी मम्मट का जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। अतः यह निर्विवाद है कि आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण ही संस्कृत के आचार्यों में विशेष मान्यता प्राप्त है और काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने में यह अधिक समर्थ है। आगे है, संस्कृत के मान्य विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट काव्य स्वरूप के संबंध में विचार करने पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आती हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। संस्कृत के आचार्यों का सारा विवेचन भाषिक विश्लेषण के रूप में है। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है ना, ये मैंने इसलिए डाली है क्योंकि एनटीए नेट का जो पेपर बनता है ना, उसमें इस टाइप की लाइन कुछ उठा करके कारण कथन वाले में डाल दी जाती है। ठीक है, जो कि जैसे कि काव्य के संबंध में संस्कृत के आचार्यों का सारा विवेचन भाषिक विश्लेषण के रूप में है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। इस विश्लेषण क्रम में आचार्यों ने काव्य का स्वरूप ठीक उसी रूप में निर्दिष्ट करना चाहा है जिस रूप में मानव व्यक्तित्व अर्थात उसके शरीर और आत्मा का स्वरूप निर्दिष्ट किया जाता है।
तो ये सारी बातें सही हैं। संस्कृत में जो लोगों ने काव्य के संबंध में अपने विचार को व्यक्त किया है वो किस रूप में किया है, उन्होंने मानव व्यक्तित्व यानी कि शरीर और आत्मा के स्वरूप में उसको निर्दिष्ट करना चाहा है। आगे देखिए, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत मुख्यतः काव्य के बाह्य पक्ष के सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं तथा रस और ध्वनि सिद्धांत उसके आंतरिक पक्ष के सौंदर्य का। अब ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो काव्य का जो बाह्य पक्ष है ना, उसके सौंदर्य का उद्घाटन कौन करता है, तो वो अलंकार, रीति और वक्रोक्ति करते हैं, ठीक है। और जबकि आंतरिक पक्ष की अगर जब बात की जाए तो उसका वो किसको महत्व जाता है, वो रस और ध्वनि सिद्धांत को इसका महत्व प्राप्त है, ठीक है। वो आंतरिक पक्ष के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, रस और ध्वनि। आगे देखिए, रचना और उसके आस्वाद की दृष्टि से विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि अलंकार, रीति और वक्रोक्ति सिद्धांत रचना पक्ष का, ठीक है, यानी कि जो रचना पक्ष होता है उसका, अलंकार, रीति और वक्रोक्ति, और रस एवं ध्वनि सिद्धांत उसके आस्वाद पक्ष का विवेचन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा है ना कि अलंकार, रीति और वक्रोक्ति क्या करते हैं, बाह्य पक्ष का उद्घाटन करते हैं। तो बाह्य पक्ष अर्थात जो रचना पक्ष हो गया, और रस और ध्वनि जो आंतरिक पक्ष की बात होती है, तो आंतरिक पक्ष अर्थात यहाँ पर आस्वाद की बात हो गई, ठीक है। आगे है, संस्कृत आचार्यों का सारा विवेचन एक प्रकार से वस्तुपरक और निर्वैयक्तिक है। अब ये लाइन भी महत्वपूर्ण बनती है कि संस्कृत आचार्यों का जो विवेचन है वो कैसा है, वो वस्तुपरक और निर्वैयक्तिक है। वह एक स्थितिशील सामाजिक चेतना की उपज है। उसका स्वरूप बहुत कुछ शाश्वत तत्वों की खोज के परिणाम स्वरूप निर्दिष्ट हुआ है। कवि व्यक्तित्व उसके सामाजिक संदर्भ तथा जीवन की यथार्थ समस्याओं में उसकी भागीदारी से वह बहुत कुछ निरपेक्ष है, इसलिए आज के संदर्भ में उसकी भूमिका संदिग्ध हो गई है। तो ये लाइन भी फ्रेंड्स लास्ट वाली लाइन ना, इसलिए आज के संदर्भ में उसकी भूमिका जो है वो संदिग्ध हो गई है, ये भी ध्यान में रखनी है। संस्कृत आचार्यों का जो विवेचन है उसके संबंध में ये बात कही जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में काव्य के स्वरूप को लेकर मध्यकाल में कोई मौलिक विवेचन नहीं हो सका। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति को ही प्रकृत रस सिद्ध किया और अन्य रसों का विवेचन उसकी विकृतियों या भेदों के रूप में किया। इससे काव्य का भक्ति में अंतर्भाव अवश्य हो गया, किंतु काव्य के स्वरूप की कोई नई अवधारणा सामने नहीं आई, ठीक है। तुलसीदास ने क्या कहा था, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो वर से वर बारी विचारू, होई कविता मुकुता मन चारू, ठीक है। तो तुलसीदास की ये पंक्ति है काव्य के संदर्भ में। फ्रेंड्स, चूंकि तुलसीदास बहुत महत्वपूर्ण है तो उनकी हर एक लाइन जहाँ से जो भी मिले वो आप लोग लिखते चलें और याद करते चले, कभी भी प्रश्न बनाया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये इनकी पंक्ति है। कहकर काव्य की व्यापक अवधारणा अवश्य प्रस्तुत की, किंतु परवर्ती काव्य विवेचन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रीतिकाल के आचार्यों जैसे कि केशव, चिंतामणि, कुलपति, देव, श्रीपति, सोमनाथ, भिखारीदास, प्रताप शाही आदि ने कोई नवीन या मौलिक उद्भावना नहीं की। यह आचार्य संस्कृत के आचार्यों के मतों को ही थोड़ा फेरबदल करके उसे प्रस्तुत करते रहे। केशवदास ने यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजयी कविता वनिता मित्र कहकर अलंकार की ओर अपना झुकाव प्रकट कर दिया है। तो स्पष्ट है केशव जो है अलंकारवादी आचार्य हैं, इनकी ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण आ चुकी है कई बार एग्जाम में। चिंतामणि ने सगुणा अलंकारान सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित्त कहत विभूति सब कोई। तो ये जो पंक्ति है ये चिंतामणि की है। फ्रेंड्स, कभी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में मैंने देखा नहीं है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में क्या होता है कि अगर आप पिछला पेपर देखेंगे टीजीटी पीजीटी का, तो हर बार उसमें कुछ नई बातें लेकर के आते हैं और कई सारी ऐसी भी चीज़ें उसमें पूछ ली जाती हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं भी होती हैं, उसको भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन के रूप में बना दिया जाता है। तो इस वजह से हर एक लाइन को पढ़ना ही है, ठीक है, उसकी तैयारी करनी है अगर तो। आगे देखिए, कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण की ही आवृत्ति कर दी है। आचार्य मम्मट ने कभी कभी अलंकार रहित काव्य की स्थिति भी स्वीकार की थी। चिंतामणि ने गुण के साथ अलंकारों के सद्भाव को मान्यता दी है। कुलपति ने लोकोत्तर प्रदान करने वाले शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य माना।
तो ये पंक्ति जो है कुलपति की है। जनते अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित्त, यह लक्षण मैनो कियो, समूज ग्रंथ बहुचित्त। तो ये कुलपति की पंक्ति है। इस लक्षण में भी संस्कृत आचार्यों की परंपरा का ही पोषण है। देव ने समर्थ काव्य का लक्षण बताते हुए कहा है, ये देव की पंक्ति है, शब्द सुमति मुखते काढ़े, लय पद वचन अर्थ, छंद भाव भूषण सरस, सो कहीं काव्य समर्थ। तो ये देव की पंक्ति हो गई। आगे है, उपर्युक्त लक्षण में भी शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ भाव, अलंकार, रस और छंद की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस लक्षण में कई तत्वों के समन्वय का प्रयास है। जो देव की पंक्ति है उसकी बात हो रही है। आगे देखिए, भिखारी दास के अनुसार रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। ठीक है, अर्थात रस कविता का अंग है, सभी अलंकार उसके आभूषण हैं, गुण उसके रूप रंग है और दोष अंग विकार है जो उसे कुरूप बनाते हैं। ठीक है, ऊपर जो पंक्ति लिखी है उसका यही अर्थ निकलता है। परंपरा रस को काव्य की आत्मा मानती है। दास ने रस को अंग कहकर परंपरा से अलग हटकर अपनी बात कहनी चाहिए। तो ये बात महत्व की बनती है कि भिखारी दास ने जो है रस को अंग कहा है। ठीक है ना, अंग कहकर अपनी बात रखी है। तो काव्य की जो आत्मा है रस को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अंग कहा है। आगे देखिए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अंग से उनका तात्पर्य आत्मा युक्त शरीर से है। ठीक है, आधुनिक काल में हिंदी के आचार्यों ने परंपरा से हटकर काव्य स्वरूप की नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। आधुनिक काल तक आते आते देश बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर चुका था। अंग्रेजों से पराभूत होने के बाद अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति से प्रभावित होना स्वाभाविक था। विज्ञान के आलोक में हम अपना पुनर्मूल्यांकन करने लगे थे। हमारे सोचने का ढंग बदल रहा था। पूरे देश में अंग्रेजी शिक्षा के अनेक केंद्र स्थापित हो गए थे। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग यूरोप की यात्रा भी करने लगे थे। फ्रेंड्स, ये जो पंक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ समझने के लिए किस प्रकार से परिवर्तन आ चुका था। हिंदी प्रदेश में भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने परंपरा से हटकर नए युग के अनुकूल साहित्य सृजन आरंभ कर दिया था। अब हिंदी के रचनाकारों और लेखकों के सामने केवल संस्कृत का साहित्य नहीं था, वे अंग्रेजी, अरबी, फारसी तथा बंगला, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं के साहित्य से भी परिचित होने लगे थे। अब कविता जीवन की यथार्थ समस्याओं पर भी लिखी जाने लगी थी। भारतेंदु ने स्वयं नाट्य सिद्धांतों पर विचार करते हुए परंपरागत मान्यताओं को शिथिल करने की बात कही थी। ठीक है, ऊपर की पंक्ति सिर्फ समझने के लिए थी। अब यहाँ से बात ध्यान देने की है। वहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्पष्ट शब्दों में कविता को परंपरा से मुक्त करने की बात कही। उन्होंने घोषित किया, यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और ये जो है ना पंक्ति, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, यहाँ से लेकर के हो सकती है, तो कई बार एग्जाम में आई हुई पंक्ति है। ठीक है, तो रिपीट करें मुश्किल है, लेकिन ये जो ऊपर की लाइन है ना कि यमुना के किनारे केली कौतूहल, ये वाली पंक्ति एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है अगली बार इतनी ही आधी पंक्ति देकर के ऊपर की प्रश्न बनाया जाए। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने कविता के लिए शास्त्रोक्त गुणों से हटकर 5 बातों की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक है, तो ये भी पंक्ति महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कविता के संबंध में? साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन, इस पर कविता बननी चाहिए। धीरज, साहस, प्रेम, दया आदि गुणों का भी समावेश होना चाहिए। सूक्ष्म कल्पना और गूढ़ अलंकार योजना का निषेध होना चाहिए। ठीक है, भाषा की सहजता, स्वाभाविकता और मनोहरता पर बल होना चाहिए। सीधे, परिचित और सुहावने छंदों का प्रयोग होना चाहिए। तो ये सारी पंक्तियां इन्होंने अपने रसज्ञ रंजन नामक जो इनका निबंध है उसमें इन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि कविता कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। आगे देखिए, द्विवेदी जी के सामने संस्कृत आचार्यों के अतिरिक्त, यहाँ पर अतिरिक्त होगा, अतिरिक्त लॉर्ड मैकाले, गोल्ड स्मिथ, ऑस्कर वाइल्ड, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ के कविता संबंधी विचार थे।
इनसे उनका प्रभावित होना स्वाभाविक था। कविता के संबंध में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह कही कि उसके द्वारा संभव को भी संभव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आ चुका भी है और आगे भी रिपीट किया जा सकता है कि कविता के संबंध में किसने कहा कि कविता के द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो ये कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखिए, आचार्य द्विवेदी के बाद भी परंपरागत काव्य लक्षण के पुनरुत्थान की परंपरा चलती रही। इस क्रम में आचार्य शुक्ल जी, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा निरूपित काव्य लक्षण उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये लोग बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। रस मीमांसा से ली गई है, आचार्य शुक्ल की पंक्ति है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। तो ये पंक्ति भी रसमीमांसा से ली गई है और शुक्ल जी की पंक्ति है। आगे है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये आधुनिक साहित्य जो कि नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है वहां से ली गई पंक्ति है। आगे है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है, तो उससे ये पंक्ति ली गई है। फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए नेट का पिछला पेपर सॉल्व करेंगे तो कारण कथन वाले में ये पंक्ति दी हुई थी और साथ ही ये अगली वाली पंक्ति भी दी हुई थी। ठीक है, देखिए अगला क्या है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। तो ये दोनों पंक्तियां आई थी कथन और कारण के रूप में। ये भी काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो कि प्रसाद जी का है, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे ली गई हैं। अगला है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो ये जो है ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, आस्था के चरण, वहाँ से लिया गया है। नगेंद्र वैसे भी रसवादी जो आचार्य माने जाते हैं, तो यहाँ पर उनकी पंक्ति से भी स्पष्ट है। आगे देखिए, उपयुक्त काव्य लक्षणों पर विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रायः सभी में संस्कृत के आचार्यों की अवधारणा के समावेश के साथ युग के अनुसार कुछ और जोड़ने की प्रवृत्ति विद्यमान है। आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्ति अर्थात रस दशा तक पहुंचाने वाले शब्द विधान को कविता कहकर साहित्य दर्पणकार के काव्य लक्षण की ओर अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया है। तो साहित्य दर्पणकार अर्थात यहाँ पर विश्वनाथ की बात हो रही है। तो जो हृदय की मुक्ति वगैरह की जो यहाँ पर ये बात करते हैं, तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इनकी जो लाइन देकर के पूछा जा सकता है कि ये संस्कृत के किस आचार्य की ओर झुकाव को दर्शाती है। तो ये यहाँ पर विश्वनाथ की बात हो रही है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है, डॉक्टर नगेंद्र तो पाश्चात्य काव्य लक्षणों से अच्छी तरह परिचित होने के बावजूद रसात्मक शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं। वस्तुतः उनकी काव्य दृष्टि मूलतः रोमानी है और रोमानी काव्य दृष्टि का भारतीय रस दृष्टि से सामंजस्य बैठाना कठिन नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी मान्यताओं में थोड़ी खींचतान के बावजूद यह सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न किया है। आगे श्री नंद दुलारे वाजपेयी काव्य में मानव अनुभूतियों के सौंदर्य में चित्रण और मनुष्य मात्र में तदनुरूप सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करने की उसकी क्षमता की बात कहकर स्पष्ट रूप से पाश्चात्य सौंदर्य चिंतन को आत्मसात करते हुए प्रतीत होते हैं। साथ ही पाश्चात्य सौंदर्य संवेदन को भारतीय रस का पर्याय मानकर वे दोनों दृष्टियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। काव्य के स्वरूप के संबंध में प्रसाद जी की अवधारणा अवश्य मौलिक है। वे काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति मानते हैं। उपनिषदों के आधार पर वे आत्मा को वांगमय, मनोमय और प्राणमय मानते हैं। तो ये सारी लाइनें फ्रेंड्स ध्यान में रखने की है कि उपनिषदों के आधार पर वे आत्मा को कैसा मानते हैं, वांगमय मानते हैं, मनोमय और प्राणमय मानते हैं। इस प्रकार आत्मा की अनुभूति का मनन प्रधान और प्राणमय होना
होना स्वाभाविक है। वाक शक्ति भी आत्मा की मौलिक क्रिया है, इसलिए आत्मा अपनी मनन शक्ति के साथ जब श्रेय सत्य को उसके मूल चारित्र में ग्रहण कर लेगी तो उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति भी होगी। इस अवधारणा में आत्म पक्ष पर अधिक बल दिया गया है और सब मिलाकर यह लक्षण आध्यात्मिक अधिक है, व्यवहारिक कम। यानी जो प्रसाद जी का जो लक्षण है वो कैसा है, वो आध्यात्मिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। वस्तुतः आधुनिक काव्य चिंतकों में प्रसाद जी ही पाश्चात्य काव्य चिंतन से प्रभावित नहीं थे। तो ये लास्ट वाली लाइन भी महत्वपूर्ण है कि कौन है जो कि पाश्चात्य काव्य चिंतन से प्रभावित नहीं थे, तो ये जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बनते हैं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काव्य का स्वरूप है, इसमें जितनी भी चीज़ें मुझे महत्वपूर्ण लगी वो मैंने इस एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि इससे आपको एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा काव्य हेतु। ठीक है, तो काव्य हेतु टॉपिक के साथ अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सुनने के लिए धन्यवाद।